नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का मित्र शुभम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेज के इस खास वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। सभी परीक्षार्थियों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। दोस्तों, मैं इस भाग को खास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं और ये रेलेवेंट टॉपिक एक अपराध से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम्स। किसी भी अपराध से बचने के लिए या उसमें हम शामिल ना हो या हम ऐसे अपराधों की तरफ ना जाएं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस अपराध को और उसकी प्रकृति को ज़रूर समझें। तो अगर आप मेरी तरह कानून के छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर खास तो है ही। फिर भी अगर आप एक आम नागरिक हैं, एक सामान्य नागरिक हैं, तो भी मेरा ख्याल है ये वीडियो लेक्चर आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपराध की जानकारी अपने पास रख सकेंगे तो ही आप अपराधों से बच भी सकेंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ देश के कई राज्यों में बार बार घटने वाली घटना मॉब लिंचिंग, जो एक बहुत ही निंदनीय अपराध है, एक काफ़ी हीनियस क्राइम है, इसके बारे में। आज मैं इन सब बातों पर चर्चा करूंगा कि मॉब लिंचिंग क्या होती है और किस कारण से अधिकतर मूल रूप से ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। भारतीय कानून में इसके लिए दंड के क्या प्रावधान हैं, इन सभी बातों की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही मैं आपकी जानकारी को अपडेट भी करूंगा कि अब जो भारत में एक नई भारतीय न्याय संहिता आने वाली है, उसमें मॉब लिंचिंग के लिए दंड के कैसे कैसे प्रावधान रखे जाने वाले हैं या रखे गए हैं। तो अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को देखना शुरू कर ही दिया है तो मेरा ख्याल है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको संबंधित वीडियो लेक्चर की और इसमें वर्णित किए जा रहे अपराध की पूरी जानकारी हो सके इस विषय में। तो साथियों, मॉब लिंचिंग आखिर होता क्या है, शुरुआत यहीं से करते हैं कि मॉब लिंचिंग की परिभाषा क्या होती है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि मॉब लिंचिंग जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें जो मॉब टर्म है, इसका मतलब होता है भीड़। ध्यान रखिएगा, इसे मॉब पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है भीड़। जैसे डेमोक्रेसी होती है, ठीक उसी तरह एक मॉबोक्रेसी भी होती है। डेमोक्रेसी का मतलब जनतंत्र होता है और मॉबोक्रेसी का मतलब होता है भीड़ तंत्र। कई बार क्रिटिसिस्ट डेमोक्रेसी को ही मॉबोक्रेसी कह देते हैं। खैर, वो एक प्रकार की आलोचना है, वो एक अलग डिबेट है। फिलहाल हम लोग यहाँ समझते हैं। तो मॉब का मतलब होता है भीड़, और लिंचिंग का कोई लिटरली ये कोई इंग्लिश टर्म नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के लिंची ब्रदर्स से इस टर्म को लिया गया है। वो लोग थे जो अपराध होने के तत्काल बाद ही उसके निपटारे की, उसके दंड की बात किया करते थे, उसका समर्थन किया करते थे। तो मॉब लिंचिंग के बारे में इन अर्थों को समझने के बाद आप आसानी से ये बात समझ सकते हैं कि मॉब लिंचिंग का संबंध भीड़ से है। तो आइए समझते हैं कि मॉब लिंचिंग होता क्या है। दरअसल मॉब लिंचिंग एक ऐसी घटना है, ऐसा अपराध है जिसमें कि एक अनियंत्रित भीड़ के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर किसी अपराध होने का आरोप लगा है, इल्जाम लगा है, या भीड़ जिसके बारे में ऐसा सोचती है कि उसने अपराध किया है, या कई बार केवल शक के आधार पर, केवल अफवाहों के आधार पर ऐसे व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालना या उसकी बहुत अधिक पिटाई कर देना, उसकी हत्या का प्रयास कर देना, मॉब लिंचिंग कहलाता है। इस घटना की सबसे दुखद बात यह है कि भारत में कानून का शासन होने के बावजूद भी कुछ लोग कानून को ही अपने हाथ में ले लेते हैं। इस घटना में सबसे दुखद बात यह भी है कि इस घटना की वजह से, ऐसे अपराधों की वजह से केवल कानून का उल्लंघन नहीं होता, बल्कि भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का, जो प्रत्येक नागरिक के पास है, उनका भी वायलेशन होता है, हनन होता है। अब आप जरा इसे डिटेल में समझिए कि भारत में कानून का शासन है, और कानून के शासन होने का सीधा सा मतलब है कि भारत में कानून सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं। सामान्यतः कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, किसी ने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, यह निर्णय करने का काम भारतीय न्यायपालिका का है।
इंडियन जुडिशरी का है। केवल चंद लोग और केवल कुछ लोगों की भीड़ ये बात कैसे डिसाइड कर सकती है कि कोई व्यक्ति अपराधी है, और एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वो मान ले कि वो व्यक्ति अपराधी है, तो आखिर उसे दंडित करने का अधिकार उन लोगों को कौन सी न्यायपालिका ने दे दिया? जाहिर है किसी ने भी नहीं। और न्यायपालिका में किसी के अपराध सिद्धि का यानी किसी को दोषी ठहराने का एक प्रोसीजर होता है, इसका एक सिस्टम है। वहां जिस किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, यानी जो आरोपी है, जो एक्यूज्ड है, उसे भी बोलने की अनुमति दी जाती है, उसे भी अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाती है। हालात कैसे थे, किन हालातों में उसने अपराध किया, अपराध के पीछे के उद्देश्य क्या थे, इन सभी बातों पर बहुत गहन सोच विचार कर काफी हियरिंग्स के बाद यह फैसला लिया जाता है कि उसका अपराध क्या है, उसने किस प्रकृति का अपराध किया है, और फिर उसके दंड का निर्णय होता है। लेकिन मॉब लिंचिंग जैसी घटना में कई बार ऐसा देखा गया है कि केवल शक के आधार पर, केवल अफवाहों के आधार पर, केवल फेक न्यूज के आधार पर एक भीड़ अनियंत्रित होकर किसी पर हमला करती है और उसकी जान तक ले लेती है। जैसे हालिया अगर मैं बहुत चर्चित एक मामला आपको बताऊं तो साल 2017 का ये मामला था। ध्यान रखिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बोर्ड पर लिख देता हूं। साल 2017 का ये मामला था, आपने नाम सुना होगा पहलू खान। राजस्थान में कुछ तथाकथित गौ रक्षकों ने इनकी हत्या केवल और केवल इसलिए कर दी थी कि इस पर पहलू खान नामक व्यक्ति पर यह शक जताया गया था कि इनका गौ तस्करी में हाथ है। अनुसंधान के बाद यह बात पता चलता है कि यह एक अफवाह थी और केवल अफवाह के आधार पर एक भीड़ के द्वारा इस व्यक्ति की जान ले ली जाती है। यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा और याद दिला दूं कि भारतीय संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन या गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। तो बिना किसी विधि के, और वो विधि कैसी होनी चाहिए, बिना कोई लॉफुल विधि के किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से कैसे वंचित किया जा सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जो हमें मिलता है उसका भी वायलेशन करता है, उसका भी हनन करता है। आइए अब मॉब लिंचिंग के कुछ कारणों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आप साफ तौर पर जान लीजिए कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के, जैसी अपराधों के कुछ अस्थायी और सीमित कारण नहीं होते, बल्कि आए दिन समय के साथ इसमें नए नए कारण जुड़ते रह जाते हैं। हाँ, मैं कुछ उन मूल कारणों की चर्चा अवश्य कर सकता हूं जो आमतौर पर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं या ऐसे अपराधों के पीछे देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहला कारण आप समझ सकते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कहना, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत में आज भी धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर जो हिंसा होती है उसकी जड़ें काफी मजबूत है। यह कहा जा सकता है कि एक बहुसंख्यक समुदाय और एक अल्पसंख्यक समुदाय, इन दोनों के बीच एक बहुत गहरी खाई या एक बहुत मोटी दीवार है जो इन दोनों को सदैव ही एक दूसरे के प्रति उकसाती रहती है। और जैसे ही जिस किसी को भी मौका मिलता है दूसरे को ढकेलने का, वो तुरंत ही भीड़ का सहारा ले लेती है। और अधिकांश कई फिल्मों में आपने यह डायलॉग सुना होगा कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। इसलिए भी कई बार भीड़ का इस्तेमाल धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर हिंसा करने के लिए भी किया जाता है। अब आप एक उदाहरण से समझिए कि साल 2015 में एक पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है केवल इसलिए कि उन पर गौ हत्या का आरोप रहता है और मांस के भंडारण का आरोप रहता है।
कितनी शर्मनाक बात है ये। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई अपराध करता है तो उसके लिए न्यायालय है, उसके लिए कानून है। मैं मानता हूं कि न्यायालय के दरवाजे से न्याय तक पहुंचने का जो सफर है वो काफी लंबा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, खासकर भारतीय न्यायपालिका में। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने लग जाए। अगर प्रत्येक व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने लग जाए, ऐसे ही छोटे छोटे भीड़ों का समूह अपने हाथ में कानून लेने लग जाए, तो फिर देश का क्या होगा ये हम और आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बहुत जरूरत है कि इस मामले में हम भी सजग हो जाएं। एक और बहुत बड़ा कारण इन सब के पीछे काम करता है, मॉब लिंचिंग के पीछे, और वो है फेक न्यूज। देखिए, फेक न्यूज सिर्फ वो नहीं है जो स्पष्ट रूप से गलत है या झूठ है। कई बार फेक न्यूज सच से बहुत अधिक मिलता जुलता है, इतना अधिक मिलता जुलता है कि कई बार लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। और मेरी राय मानिए, मेरी सलाह मानिए कि जब भी आप किसी न्यूज को लेकर असमंजस में हैं, जब भी आप किसी न्यूज को लेकर 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, प्रयास करिए कि ऐसे न्यूज को कभी किसी दूसरे से शेयर मत करिए। कई बार क्या होता है कि केवल अफवाहों के आधार पर किसी को मनगढ़ंत तरीके से ही जो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी है वहां पर अपराधी घोषित कर दिया जाता है, और फिर इस मामले को आग की तरह फैला दिया जाता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए, और फिर भुगतना यह होता है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं, मॉब लिंचिंग जैसे अपराध देखने को मिल जाते हैं। तो फेक न्यूज धर्म, जाति, संप्रदाय, समुदाय, इन सभी के टकरावों से भी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो बहुत जरूरत है कि हम भी इस मामले में सजग हों। देखिए, कानून अपना काम लगातार कर रही है। आपने सुना होगा कि देश की सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय, मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने भी साल 2018 में बहुत सख्ती से राज्यों को निर्देश दिया। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं की एफआईआर तुरंत कर दी जाए। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली जाए। इन्होंने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य यह सुनिश्चित करे कि वो अपने जिले में एसपी लेवल के अधिकारी को, एसपी स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाए, जो अपने अंडर में एक टास्क फोर्स का गठन करे और फिर इस तरह की जांच पड़ताल करे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे मामले फास्ट ट्रैक में चलाए जाएं, यानी तुरंत न्याय मिले, जो पीड़ित पक्ष है उसे तुरंत न्याय मिले। कई सुझाव इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को दिए। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि राज्य शीघ्र, अतिशीघ्र, एज सुन एज पॉसिबल ये पता करने का प्रयास करे कि कौन सा गांव, कौन सा जिला, कौन सा उप जिला ऐसा है जिसमें कि बार बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, या फिर कौन से ऐसे गांव हैं, कौन से ऐसे जिले, उप जिले हैं जहां पर अभी हाल ही में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हुई हैं। और सबसे बड़ी बात कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि जिस परिवार के साथ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो गई हैं, वैसे परिवार के सदस्यों के साथ दोबारा ऐसी कोई भी घटना ना हो। तो कानून अपना काम कर रही है। मेरा मानना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है, लेकिन आज भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब देखिए, अगर कोई अपराधी बनने के लिए निकल पड़ा है कि मुझे अपराधी बनना ही है, तो फिर बहुत मुश्किल है उसको रोक पाना। प्रयास ये करना है कि किसी भी व्यक्ति के मन में इस तरह की कोई भावना आए ही ना, और जिस दिन ऐसा होने लगे कि व्यक्ति स्वयं से ही किसी प्रकार की हिंसा ना करना चाहे। देखिए, सभ्य समाज में हिंसा जैसे शब्द दूर दूर तक ना हो तो बहुत बेहतर है। सभ्य समाज में हिंसा के लिए या भीड़ के द्वारा की गई हिंसा के लिए कोई भी जगह नहीं है, और इसके लिए बहुत जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि लोग शिक्षित हों, लोग शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा, समाज से राज्य शिक्षित होगा, फिर देश शिक्षित होगा।
देश के शिक्षित होने का मतलब ही है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, अपनी संस्कृति में उनके संस्कृति का आधार ही उनका शिक्षा हो, और तभी हम खुलकर कह पाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है। और आप शिक्षित तभी हैं जब आप किसी अपराध की तरफ नहीं जाते, जब आप किसी फेक न्यूज़ को शेयर नहीं करते, जब आप किसी गलत चीज में शामिल नहीं होते, जब आप अन्याय के विरुद्ध, गलत के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। तो इन सब बातों की बहुत जरूरत है अगर हमें मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर लगाम कसना है तो। अब इन सब बातों के साथ ये समझना भी जरूरी है कि मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों के लिए भारतीय कानून में दंड के क्या प्रावधान है। तो आइए अब हम लोग उस ओर चलते हैं। देखिए, अगर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के विरुद्ध दंड की बात इंडियन पिनल कोड के संदर्भ में करें तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के विरुद्ध दंड का कोई खास प्रावधान स्पष्ट रूप से इंडियन पिनल कोड 1860 में नहीं किया गया है। यानी जो सामान्य अपराधों के लिए जो सेक्शंस होते हैं उसी के तहत मॉब लिंचिंग में भी जो अपराध होता है उसमें शामिल व्यक्तियों को बुक किया जाता है। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर मॉब लिंचिंग जैसी घटना से किसी की हत्या हो जाती है तो जो आरोपी हैं, जो उस हत्या में शामिल हैं, उन लोगों को सेक्शन 302 यानी धारा 302 के तहत बुक किया जाता है। अगर केवल हत्या का प्रयास होता है तो धारा 307 के तहत, अगर केवल जानबूझकर उन्हें घायल किया जाता है तो धारा 323 के तहत, दंगा फसाद होता है तो धारा 147-48 के तहत, समान उद्देश्य कॉमन इंटेंशन के लिए धारा 34, इस प्रकार की धाराओं के तहत उन सभी को बुक किया जाता है और फिर न्यायालय में उन पर ट्रायल होता है और फिर सजा का प्रावधान किया जाता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है आज के समय में कि एक आम हत्या और भीड़ के द्वारा की गई हत्या, इन दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखा जाए, ना कि एक दृष्टि से। क्योंकि अगर मूल रूप से हम लोग देखें तो इन दोनों ही हत्याओं की प्रकृति में अंतर है। और अब आप ये समझिए कि भारतीय न्याय संहिता, जिसका लगभग रास्ता साफ हो चुका है अब भारत में लागू होने का या आ जाने का, तो जो भारतीय न्याय संहिता है जो इस वक्त सरकार लाने का प्रयास कर रही है, उसमें मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के लिए 7 वर्ष तक की कैद और या मैं कहूं या आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और या मृत्यु दंड यानी कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट, मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो निसंदेह अगर भारतीय न्याय संहिता लागू होती है पूरे देश में तो मॉब लिंचिंग जैसी घटना के लिए कठोरतम दंड का प्रावधान किया गया है। और ये जरूरी भी है कि विभिन्न तरीकों से मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं का की निंदा की जाए और इसके लिए कठोर से कठोर दंड के प्रावधान किए जाए। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, तो उसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि एक आम हत्या और एक भीड़ के द्वारा की गई हत्या को अगर कानून में अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए, अलग अलग दृष्टि से देखा जाए और मॉब लिंचिंग जैसी घटना के लिए कठोरतम दंड का प्रावधान किया जाए तो निसंदेह इस तरह की घटना पे कुछ लगाम तो लगेगा ही। एक और जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है, और वो है कि हम किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट से किसी भी फेक न्यूज को एक दूसरे से शेयर ना करें। प्रयास करें कि कोई भी ऐसी न्यूज जिससे समाज में किसी भी तरह का दंगा फसाद फैल सकता है उसे फैलाने का प्रयास, उसे फैलाने का काम बिल्कुल ना करें। साथ ही ये भी जरूरी है कि जैसे पॉक्सो जैसे काफी सख्त कानून है इस देश में, उसी प्रकार मॉब लिंचिंग के लिए भी एक खास प्रकार का और कठोरतम दंड वाला एक कानून हो
जिससे किसी भी अपराधी के मन में और किसी भी व्यक्ति के मन में इस तरह की घटना को अंजाम देने का जरा सा भी इरादा हो तो वो रहे ना, यानी कोई भी व्यक्ति इस ओर जाने का सोचे भी ना। साथ ही इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि पिछले 1000 वर्षों का इतिहास ये कहता है कि भारत विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न भाषा बोले जाने वाले लोगों का एक प्रमुख निवास स्थान रहा है। यहाँ पर ये सारे लोग बहुत खुशियों के साथ, काफी खुशियों के साथ एक साथ जीवन यापन करते हैं, एक साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। सभी एक दूसरे के सुख दुख में अपने हाथ बढ़ाते हैं और सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं धब्बे का काम करती है इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट पर। तो अगर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में हम शामिल हो रहे हैं तो हम अपने साथ, देश के साथ, समाज के साथ कितना बुरा कर रहे हैं इसको समझने का प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मॉब लिंचिंग को समझ पाए हैं कि मॉब लिंचिंग अपराध क्या होता है, इसके दंड के क्या प्रावधान है और आने वाले समय में अगर भारतीय न्याय संहिता इस देश में लागू होती है तो मॉब लिंचिंग के लिए किस प्रकार के दंड के प्रावधान होंगे, ये मैंने आपको इस वक्त ही बता दिया है। सिन्हा क्लासेज की एक अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलूंगा। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द मिलूंगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ध्यान रखें कि किसी भी अपराध में शामिल होने से खुद को भी रोकें और अगर संभव है तो दूसरों को भी रोकें। सी यू सून। जय हिंद।